आज की क्लास में बेटे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो भी हमने प्रीवियस सेक्शंस की थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कि हमने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम सेक्शन 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर बेटे हम लोग सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया को भी रेफर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, तो आए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे पहले सेक्शन नंबर 5 को रिवाइज करेंगे और ये मैंने आपको पहले से ही डिक्टेट करवा रखा है कि सेक्शन 5 क्या कहता था। सेक्शन 5 था कि आपकी टोटल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है और हम स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट 3 स्टेटस होते हैं। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव की जाए या उसे डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाए तो वो इनकम इंडियन इनकम होती है और वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस की है। अगर इनकम एक्रूज और अराइज इन इंडिया हो या फिर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो, जो कि अब हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसी इनकम के लिए रिसिप्ट को देखने की जरूरत नहीं है और उस इनकम को भी हम इंडियन इनकम कहते हैं और वो इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। तो पहले 2 क्लॉज का नट शेल में रिजल्ट ये निकल के आता है कि इंडियन इनकम is always taxable for all persons, residential status is irrelevant। बताएं, इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वो टैक्स होती ही होती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब दूसरी इनकम बच गई फॉरेन इनकम, और ये जो हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसमें हमारा फोकस यही रहेगा कि आपको फॉरेन इनकम के रूल याद करवा दें और सेक्शन 9 को भी समझा दें। फॉरेन इनकम के रूल्स क्या होते हैं? आइए जी, फॉरेन इनकम वो इनकम होती है जो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई, उसके दोनों पार्ट आउटसाइड इंडिया होने चाहिए, ऐसी इनकम फॉरेन इनकम होती है। अगर इनकम एक्रू इंडिया में हो, रिसीव आउटसाइड इंडिया हो, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी, और इसी तरह से इनकम एक्रू आउटसाइड हो, रिसीव इंडिया में हो, वो भी इंडियन इनकम हो जाएगी। तो वो ऊपर के 2 क्लॉज में कवर हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी इनकम जो एक्रू भी आउटसाइड हो रही है, रिसीव भी आउटसाइड हो रही है, दोनों काम आउटसाइड है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमेशा टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए हमेशा नॉन टैक्सेबल होगी। तो सिर्फ आपको याद ये रखना है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये रूल कहते हैं कि अगर आपको इनकम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया से हो रही है या प्रोफेशनल इनकम है विच इज सेटअप इन इंडिया, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल हो जाएगी। तो फॉरेन इनकम विच इज फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी। और अगर ये इसे छोड़कर कोई और इनकम है, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, जो कि वो बाहर कमा रहा है, बाहर रिसीव कर रहा है, वो नॉट टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करते जाएंगे ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और इसी के ऊपर हमने आज आपको क्वेश्चंस भी कराना है और यही बात हमने नीचे नोट में भी आपको लिखवाई थी।
अब बेटे हम जो सिंघानिया जी की बुक यूज कर रहे हैं, उस बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए आज मैं आपको एक दूसरी बुक, सिंघानिया जी की दूसरी बुक से प्रैक्टिस कराऊंगा। यह हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक है। आपकी मेन बुक के क्वेश्चंस मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेन बुक में क्वेश्चंस कम हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आपने अपनी मेन बुक से क्वेश्चंस को करना है। सर, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास बुक अभी पुरानी है, तो बुक में जो प्रीवियस ईयर लिखा होगा आप उसे बदलकर अपना प्रीवियस ईयर समझ के पढ़ोगे। कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। आइए जी, मैं चेंज भी करता रहूंगा, आपको समझाता भी रहूंगा। आप क्वेश्चन को अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। आइए जी, हम जो क्वेश्चंस करेंगे पहले उनका फॉर्मेट समझ लें। हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड आउट टोटल इनकम, और क्योंकि 3 रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं तो हम आपके साथ तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए बात करेंगे। तो पहले मेरे साथ सभी बच्चे समझेंगे कि हम कैसे फॉर्मेट बनाएंगे। हम लोग 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर हम जिस पर्सन की इनकम निकाल रहे हैं, अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो उसकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैलकुलेट होगी, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो कैसे कैलकुलेट होगी, नॉन रेजिडेंट हो तो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। आइए जी, सर हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो बेटे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सिंघानिया जी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक है और मेरी बुक में पेज नंबर 16 है, और हम लोग पेज नंबर 16 में करने जा रहे हैं आपके साथ ये 2.16। पढ़िए जी, यहां लिखा है फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15। तो अब हम अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो आपका जो प्रीवियस ईयर हो आप सब्स्टिट्यूट कर देना। मेरे लिए अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 15-16, तो मैंने इसे 15-16 से सब्स्टिट्यूट किया। लिखा है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। याद कीजिए फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के क्या रूल थे। पेड बाय नॉन रेजिडेंट, तो मुझे 3 बातें याद आनी चाहिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। अगर ये पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट हो तो ये इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया हो जाती हैं और इंडियन इनकम बन जाएंगी, तो सबको टैक्स हो जाएंगी। नंबर 2, अगर ये पेड बाय रेजिडेंट हो तो बिजनेस जिसके रिस्पेक्ट में आप ये पे कर रहे हैं वो इंडिया में हो। और नंबर 3, अगर नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को पे कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में पे होना चाहिए जो बिजनेस इंडिया में वो कर रहा है। अब चेक कीजिए, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय नॉन रेजिडेंट। चेक कीजिए क्या ये इंडिया में किए जाने वाले बिजनेस के रिस्पेक्ट में पे कर रहा है। फॉर अ प्रोजेक्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नहीं सर, ये तो आउटसाइड इंडिया हो गया, तो इसका मतलब दिस इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। बट इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड लेटर ऑन इट इज गिफ्टेड टू मिस्ट्रेस एक्स। मेरे काम का यह था कि यह इनकम कहीं इंडिया में तो रिसीव नहीं हुई,
और ये बाद में किसको गिफ्ट की गई, किसने यूज की, मुझे इससे मतलब नहीं है। पढ़िए, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय नॉन रेजिडेंट फॉर अ प्रोजेक्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज में कवर नहीं होता। इनकम भी इंडिया में रिसीव नहीं हुई, तो ये मेरी बन गई फॉरेन इनकम। सबसे पहला ये बन गई फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल होती है। ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या रूल था? बस आपने नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का रूल याद करना है फॉरेन इनकम में। देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है, अगर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता तो ये फॉरेन इनकम एनओआर को टैक्सेबल हो जाती। क्या ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है सर। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.16, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वी के सिंघानिया, और मेरा एडिशन हो सकता है आपके एडिशन से डिफरेंट हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने लिखा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। पूरा लिखने में बहुत समय लगेगा, फिर हम क्वेश्चंस कम कर पाएंगे, तो आप यहां लिख देंगे 97,000। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हर इनकम पे टैक्स देना होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट यहां लिख देंगे। नॉट रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए टैक्सेबल होता अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता, वो है नहीं, इसीलिए इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं है। इस तरह से एक एक क्लॉज को अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको यहां पर प्रेजेंट करना है। अगला पढ़ते हैं सर, पढ़िए। अगला है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, सर्विस इज रेंडर्ड फ्रॉम इंडिया। तो बेटे जब ये लिख दिया सर्विस इज रेंडर्ड फ्रॉम इंडिया, तो ये मेरी बन गई इंडियन इनकम, खत्म। और जब ये इंडियन इनकम बन गई तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि ये कहां रिसीव हुई। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस इंडिया में रेंडर हुई, इसलिए इनकम इंडियन हो गई और इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इसका अमाउंट है 1,24,000। 1,24,000। तो मेरे साथ लिखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंडिया। तो ये इंडियन इनकम हो गई, इसीलिए इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कीनिया। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कीनिया, तो एसेट या प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, तो इनकम एक्रूज और अराइज आउटसाइड हो गई। अमाउंट इज रिसीव्ड इन यूएसए, तो एक्रूअल भी बाहर हो गई, रिसिप्ट भी बाहर हो गई। विच इज एंटायरली यूज्ड फॉर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर। यूज आप जहां मर्जी करो, हमें कुछ मतलब नहीं है। मेरे लिए ये इनकम हो गई फॉरेन इनकम। दिस इज कॉल्ड फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम का रूल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। सिंपल। अब बताओ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या रूल थे फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी के? अगर इनकम बिजनेस से हो विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो टैक्सेबल होगी।
क्या है ये वो इनकम जो टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये बिजनेस इनकम ही नहीं है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ही नहीं है, तो फिर ये टैक्सेबल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को नहीं होने वाली। तो ये अमाउंट कितना है? दिस अमाउंट इज 80,000। लिखिए, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कीनिया। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कीनिया, सिर्फ इसको टैक्सेबल होगी, इसे टैक्सेबल नहीं होगी, और ये क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भी नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम भूटान। अब थोड़ा सा क्लैरिटी से नहीं आ रहा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम भूटान which is received in Nepal and agricultural operations are controlled from India and amount is 2 लाख रुपीस। बताइए, एग्रीकल्चर बिजनेस होता है? यस। तो बिजनेस आप कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दो ये फॉरेन इनकम है, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी, और बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, इसीलिए सेकंड जो स्टेटस है एनओआर, उसे भी टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम भूटान which is controlled from India। खेती वहां करते हो, कंट्रोल इंडिया से करते हो, तो ये 2 लाख रुपए की इनकम, इसे तो हमेशा टैक्सेबल होगी, इसे टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, इसीलिए एनओआर को टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम केरला। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम केरला, केरला इंडिया में है तो ये इंडियन इनकम हो गई, लेकिन हमारी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्जेम्प्ट होती है। मैंने ये नोट आपको लिखवाया था कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपको इंडिया में हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। मैं दिखाता हूं मैंने आपको कहां लिखवाया था। जहां पर मैंने आपको सेक्शन 5 लिखवाया था, वहीं मैंने आपको बताया था कि इनकम अगर एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होगी तो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स नहीं होगी। इनकम केवल प्रीवियस ईयर की ही लेनी है, और मेरा प्रीवियस ईयर 15-16 है, आप अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ना इसके पीछे के प्रीवियस ईयर की इनकम लेना, ना अगले प्रीवियस ईयर की इनकम लेना। इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं। डिविडेंड अगर आपको मिलेगा, इंडियन कंपनी, रिलायंस, एयरटेल, टाटा, ठीक है, ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, एग्जेम्प्ट है। म्यूचुअल फंड से मिलेगा, एग्जेम्प्ट है। फॉरेन कंपनी से मिलेगा, टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम अगर लैंड इंडिया में है एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो फिर टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिलेटिव से मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा। नॉन रिलेटिव से मिलेगा, मैरिज के ओकेजन पर एग्जेम्प्ट होगा। अदर देन मैरिज 50,000 से ज्यादा होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और इसकी ज्यादा डिटेल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलेगी। तो अगला था मेरे पास एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम केरला। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम केरला, सॉरी, ये इनकम तो एग्जेम्प्ट है, और आई एम सॉरी, एग्जेम्प्ट इनकम को यहां पर शो ही नहीं करते, ये आएगी ही नहीं।
मैंने गलती से लिख दिया इसलिए मैंने काटा है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। टोटल इनकम निकालते हुए वही इनकम लेनी होती है जो टैक्सेबल होती है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपको उसको यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर लिखा है कि रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कीनिया pertaining to the previous year 13-14 remitted to India in the current year। तो ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की इनकम जो मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसी के लिए लेते हैं। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं कि हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर प्रीवियस ईयर 2015-16। तो ये बदल के हो जाएगी 14-15। आइए जी, मेरा लास्ट पॉइंट है टेक्निकल फी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेटे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है तो यह कहलाएगी इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। अब यह देखने की जरूरत नहीं है कि यह प्रोजेक्ट कहां हो रहा है। तो टेक्निकल फी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, इस कारण यह मेरी हो गई इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। इसका अमाउंट है 90,000। द अमाउंट इज 90,000। चलिए जी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, amount is 90,000, 90,000 टोटल कर लीजिए इसको। अब बेटे एक पर्सन का स्टेटस या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा, लेकिन हमने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को बताया है कि अगर उसका स्टेटस आरओआर होगा तो ये इनकम हो जाएगी, एनओआर होगा तो इतनी हो जाएगी, एनआर होगा तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, रियल लाइफ में उसका स्टेटस एक ही बन सकता है। 97 प्लस 124 प्लस 80 प्लस 2,90,000, यह आंसर बन गया 5,91,000। ठीक है, ये उसकी हमारी टोटल इनकम बन गई। 124 प्लस 2 लाख प्लस 90,000, अगर उसका स्टेटस एनओआर है तो उसकी इनकम बनेगी 4,14,000, और 124 प्लस 90 214। अब करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 2.17, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बुक, वीके सिंघानिया, पेज नंबर 17, माय एडिशन। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है, तो हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेंगे और तीनों स्टेटस के लिए 3 हम कॉलम बनाएंगे। Calculation of income of X for previous year 2015-16 if status is ROR, NOR, NR, particulars of income, चलिए जी, अब ये बेटे मैंने आपके लिए
क्वेश्चन को छोड़ दिया कि वीडियो को यहां पर रोक करके आप पहले ट्राई कीजिए, अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट कीजिए कि आपसे बना या नहीं बना। फिर उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर आप मेरे को वॉच कर लेना कि मैंने कैसे समझाया। कठिन है, ट्राई कीजिए। जिन बच्चों को ट्राई करना है वीडियो को रोक के ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मैं कंपल्शन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है, अभी बच्चों से नहीं बन पाएगा। कुछ बच्चों से जिनको लगता है वो बना सकते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को रोक के ट्राई कीजिए। जिनको नहीं, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्स डिटरमिन नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए। 16, 17, एज्यूमिंग दैट एक्स इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अच्छा, हमसे केवल 2 के लिए ही पूछा गया है, रेजिडेंट के लिए पूछा ही नहीं गया। चलिए ठीक है, हम भी 2 के लिए ही निकालेंगे जब 2 के लिए पूछा है तो। रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी सर्विस रेंडर्ड बाय एक्स इन सिंगापुर 9,50,000। तो ये हो गई इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ विच 5 लाख इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। तो 9.5 लाख में से 5 लाख की इनकम इंडिया में रिसीव कर ली, तो वो तो बन गई इंडियन इनकम। रिमेनिंग इनकम उसने रिसीव की सिंगापुर में, तो रिमेनिंग इनकम का नेचर होगा फॉरेन इनकम। लेटर ऑन गिफ्ट कर दी और यूटिलाइज कर ली, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लिखिए, पहली इनकम है रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी गिवन आउटसाइड इंडिया। इतनी सी स्टेटमेंट से ये इनकम होगी इनकम आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसका कुछ पार्ट रिसीव्ड इन इंडिया है और कुछ पार्ट रिसीव्ड इन सिंगापुर है। जो रिसीव्ड इन इंडिया वाला पार्ट है वो तो हो गई मेरी इंडियन इनकम, और जो ये वाला पार्ट है ये हो गई मेरी फॉरेन इनकम। अब बताइए क्या रूल थे इंडियन इनकम के, फॉरेन इनकम के? इंडियन इनकम तो सर सभी को टैक्सेबल होती है। लीजिए, इंडियन इनकम सभी स्टेटस के लिए टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। इसके लिए तब टैक्सेबल है अगर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होता। क्या ये प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया बताया गया है? नो, तो इसके लिए टैक्सेबल नहीं है। आइए जी, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। अच्छा, हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाना ही नहीं है। ओ सॉरी, मैंने वैसे ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अगला पढ़िए। अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर रिसीव्ड इन सिंगापुर 11,35,000। द बिजनेस इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। तो हमें अपना मतलब की बात देखनी है कि इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये 11,35,000 है। अब ब्रेकअप नहीं दिया कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से कितनी और आउटसाइड कितनी, ये तो दिया नहीं, ठीक है। तो ये 11,35,000 मेरी एनओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एनओआर के लिए सिर्फ टैक्सेबल हो जाएगी।
business in Singapore but controlled from India। तो इसकी मुझे निकालनी नहीं है, अगर निकालनी होती तो यहां टैक्सेबल होती 11,35,000 यहां, और यहां कुछ भी नहीं। अब मैं इसको हटा देता हूं कि हम इसको नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमने सर कॉलम तो बना ही लिया है। गिफ्ट रिसीव्ड इन सिंगापुर फ्रॉम ब्रदर ऑफ हिज फादर इन लॉ। अब सर फादर इन लॉ का ब्रदर क्या हमारा रिलेटिव है? ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो गिफ्ट की बात हो रही है, और ये गिफ्ट भी कौन सा है? जो सिंगापुर में लिया जा रहा है। तो ये फॉरेन इनकम हो गई, और फॉरेन इनकम ये दोनों ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए ही टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे ये रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो रहा हो या ना हो रहा हो, इसके लिए टैक्सेबल नहीं है। गिफ्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं है। इसके लिए कब टैक्सेबल होता? अगर बिजनेस इनकम होती तब टैक्सेबल होता, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक इन सिंगापुर, तो बैंक सिंगापुर में है तो इनकम एक्रूज सिंगापुर में हो रही है। रिसीव्ड इन सिंगापुर, ये भी टैक्सेबल नहीं है, ये भी टैक्सेबल नहीं है। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, देखो सर्विस कहां रेंडर्ड हुई? इंडिया में। अगर सर्विस इंडिया में रेंडर हो, उसकी वजह से आपको कोई इनकम हो, तो दिस इज कॉल्ड इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी। वो रिटायर्ड कब हुआ था? दैट इज इररेलीवेंट। पेंशन कहां रिसीव कर रहा है? सिंगापुर में, दिस इज ऑल्सो इररेलीवेंट। ये इन दोनों को टैक्सेबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इंडियन इनकम है, और ये दोनों को टैक्सेबल होगी। चलिए, ये आंसर आपके सामने है, फटाफट इसे कंप्लीट कर लीजिए। और नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए जी। एक्स एन इंडियन नेशनल comes to India during May 2015 to settle here permanently। मई 2015 में एक्स आया टू सेटल हेयर परमानेंटली ड्यूरिंग अप्रैल, इसे कर लो, ड्यूरिंग अप्रैल 94 टू अप्रैल 2015, क्योंकि वो मई में आया है, तो पिछले 10-12 सालों से ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया एंड नेवर केम टू इंडिया। यानी प्रीवियस ईयर के पीछे अगर जाऊंगा तो वो कभी भी इंडिया में नहीं था। फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16। तो इसे कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक। अब सर पहले तो मुझे उसका स्टेटस जानना होगा, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या वो रेजिडेंट है। बताइए, क्या वो रेजिडेंट है? यस सर, ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, तो वो रेजिडेंट है। ओके। अब बताइए, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? सर उसके लिए दो कंडीशन थी। पीछे के 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इंडिया में पहली बार आया है, तो उससे पीछे वो इंडिया में था ही नहीं, तो ना तो वो 10 सालों में से 2 बार रेजिडेंट निकलेगा, ना ही वो 7 इयर्स में 730 डेज इंडिया में रहा होगा। तो दोनों ही कंडीशन एडिशनल वाली फुलफिल नहीं हो रही, तो उसका स्टेटस निकलेगा रेजिडेंट
बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसमें एक ही कॉलम बनेगा, जो हमारा पर्सन इन क्वेश्चन है एक्स, उसका स्टेटस निकल के आया ROR, ओ सॉरी NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट निकल के आया ना, तो NOR एक ही कॉलम बनेगा। नीचे बात लिखी भी हुई है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 ही इज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है, ठीक है, लिखोगे अच्छी बात है। ही बिकम्स रेजिडेंट इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16, लेकिन वो पहली बार मई 2015 में आया है, आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर्स। तो मैंने चेक नहीं किया कितना गैप है। He is unable to satisfy additional conditions, therefore he will be resident but not ordinary resident। ये बात हमने ऊपर ही समझ ली। चलिए पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.18, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक, VK सिंघानिया, पेज नंबर 17। एक ही कॉलम क्यों बनेगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका स्टेटस क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। अब मैं आपको बताता जाता हूं कि वो टैक्सेबल होगी या नॉन टैक्सेबल होगी। He has received dividend of 19,40,000 from Reliance Industries, इंडियन कंपनी। मैंने अभी अभी बताया था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज एग्जेम्प्ट होता है, इसीलिए आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, he has 1,000 shares in AINC, एन अमेरिकन कंपनी। तो उसके पास अमेरिकन कंपनी के शेयर्स थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। He has received dividend of $32,000। तो ये डिविडेंड उसको फॉरेन में मिल रहा है। He is deposited in his bank account in नीदरलैंड, तो ये फॉरेन इनकम है। After coming back to India, he wants to keep money in foreign bank with the approval of RBI. This is not taxable. फॉरेन इनकम NOR के लिए तभी टैक्सेबल होती है जब बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो। ये तो अदर सोर्स की इनकम है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगी। तो आप लिख करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं। He has two son, A 19 years, तो ये हो गया मेजर। किसी भी मेजर पर्सन की इनकम उसी को टैक्स होती है। मिस्टर एक्स के पास दो बेटे हैं, एक ए है जो कि मेजर है, तो ए की इनकम आप भूल जाइए। दूसरा बेटा है बी विच इज माइनर, और हमारे इंडिया में माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो मुझे बी की इनकम चाहिए। बोथ आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन जर्मनी, इनकम ऑफ ए इन इंडिया इज 79,000। तो बेटे ए ने इंडिया में अर्न किया है, टैक्सेबल है, तो ए के लिए टैक्सेबल है। मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूं, तो ये मेरे काम की नहीं है। एंड आउटसाइड इंडिया उसकी इनकम इतनी थी, मेरे काम की नहीं है। इनकम ऑफ बी इन इंडिया इज 2 लाख एंड आउटसाइड इंडिया $5,000। तो बेटे जो इनकम इंडिया से बाहर हो रही है वो तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल है।
तो माइनर पर्सन की इनकम उसके पेरेंट के हैंड्स में टैक्सेबल होती है आफ्टर अलाउइंग अ डिडक्शन ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड। तो 2 लाख में से इसे डिडक्शन मिलेगी ₹1500 की, तो बाकी इनकम बच गई 198,500, वो टैक्सेबल होगी। तो ये यहां पर लिख दीजिए। सबसे पहले तो उसकी कौन सी इनकम आई थी? डिविडेंड फ्रॉम AINC, ये नहीं आएगी। दूसरा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड बी आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ ₹1500, 1,98,500। तीसरा, थर्ड कह रहा है कि इन अप्रैल 2014, तो इसे पहले 2015 करो। इन अप्रैल 2015 ही हैज ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल्स। तो ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। दीज शेयर्स वर परचेज्ड इन 1988। अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इज 80 लाख रुपीज। These shares were transferred on his behalf by his broker in the Bombay Stock Exchange। इसके लिए भी नोट लिखना पड़ेगा आपको, अपने पास नोट लिख लीजिए। If shares are transferred through stock exchange in India, तो उस पर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले लेती है और ये हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये आप कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम शेयर्स को सेल करते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो उस पर गवर्नमेंट हमसे क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले लेगी, इसीलिए वो एग्जेम्प्ट होगा। तो मेरी अगली इनकम भी एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। फिर लिखा हुआ है कि लास्ट पॉइंट दैट ही हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹80 lakhs ऑन डेथ ऑफ हिज अंकल बाय विल। तो बेटे, बाय विल पे जो भी अमाउंट मिलता है, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये जो 80 लाख रुपीस मिला है ऑन द डेथ बाय विल, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो इसको भी छोड़ दीजिए। इसका मतलब इसकी एक ही इनकम टैक्सेबल हो पाई है, 1,98,500। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत रूल्स आप समझ गए हैं। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.19। पहले अपने पास फॉर्मेट बना लेते हैं।
ROR, NOR और NR। प्रीवियस ईयर 2015-16। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पूना। क्योंकि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पूना है तो ये इंडियन इनकम हो गई, टैक्सेबल फॉर ऑल। 17,10,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, तो बिजनेस कहां है? इंडिया में, तो ये भी इंडियन इनकम हो गई, टैक्सेबल फॉर ऑल। अमाउंट इज 21,50,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मॉरिशियस कंट्रोल्ड फ्रॉम पूना, तो ये बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम पूना है तो ये फॉरेन इनकम हो गई। फॉरेन इनकम रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम पूना है, और नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल होगी 15,90,000। रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी इन यूके रिसीव्ड इन मॉरिशियस बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेंस इज ऑफ नो यूज, तो ये फॉरेन इनकम है, केवल और केवल ROR को टैक्सेबल हो जाएगी 28,80,000। ठीक है सर। कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक है, देने वाला कौन? इंडियन कंपनी, फॉर अ प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन यूके। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट विद सिटी बैंक पुणे ब्रांच। देखो अमाउंट कहां पर डिपॉजिट हो गया? सिटी बैंक के पुणे ब्रांच में, तो ये मेरी इनकम इसीलिए इंडियन इनकम बन जाएगी और सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। अमाउंट इज 9,50,000। 9,50,000। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी, तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो ये मेरी इंडियन इनकम बन गई और इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल होगी। दिस इज माई इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल 2,30,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15 ऑफ बिजनेस इन मॉरिशियस, तो मेरा प्रीवियस ईयर 14-15 नहीं है, आप इग्नोर कर दीजिए, 7,70,000। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ मिसिज एक्स, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट होता है, ऊपर वाला इग्नोर कर दिया था, ये हमारे पास एग्जेम्प्ट हो गया था। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडियन इनकम हो गई, टैक्सेबल फॉर ऑल 3 लाख। ठीक है, अब ये अमाउंट सारे 17,10,000, 21,50,000, 15,90,000 ये इस तरीके से थे। ठीक है, आपने खुद ट्राई करना है। उसने पूछा है कि अगर मेरा असेसमेंट ईयर 2016-17 हो और अगर इनका केस हो ROR, NOR, NR, तो ये उन्होंने कंपैरेटिवली इनकम आपकी बना के दिखा दी।
ये कॉलम आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंपल पर्टिकुलर्स केस वन में आप लिखेंगे ROR, यहां लिखेंगे NOR और यहां लिखेंगे NR। मैंने हर एक केस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो ये अब आपसे बन जाएगा। चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे सभी बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे। आप अपनी वीडियो को रोक दीजिए और आप इसे ट्राई कीजिए और फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले आप पढ़िए, रीड कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए बेटे, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो रोक करके जरूर ट्राई किया होगा। आइए, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन पंजाब नेशनल बैंक अमृतसर। तो इंटरेस्ट इनकम है, सोर्स बैंक का डिपॉजिट है, क्योंकि सोर्स इंडिया में है इसलिए यह कहलाएगी इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे आप ROR हैं, NOR हैं, NR हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। तो एग्रीकल्चरल इंडिया में होता एग्जेम्प्ट था, लेकिन ये तो अफगानिस्तान में हुआ तो ये टैक्सेबल है। एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड इन अफगानिस्तान एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू ईरान। ये सारी कहानी सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी है कि वो कहां ले गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाउएवर नो इनकम इज जनरेटेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। देखना है इनकम क्या थी, कहां कमाई थी, कहां रिसीव की थी। तो ये हो गई मेरी फॉरेन इनकम। दिस इज कॉल्ड फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ROR के लिए टैक्सेबल होगी, NR के लिए नॉट टैक्सेबल होगी। NOR के लिए क्या ये बिजनेस इनकम है? यस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज बिजनेस इनकम। क्या ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? नो, इसीलिए ये NOR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओ, ये तो छूट ही गया। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ओ, तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ये NOR के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड इज डिविडेंड रिसीव्ड इन UK फ्रॉम जर्मन कंपनी। तो जर्मन कंपनी जनरेट्स इनकम इन इंडिया बट डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड इन जर्मनी। इससे कोई मतलब नहीं कि वो अपनी इनकम कहां से जनरेट करती है। इट इज इररेलेवेंट दैट जर्मन कंपनी जनरेट्स एंटायर इनकम इन इंडिया, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड इन जर्मनी, इससे कोई मतलब नहीं। तो डिविडेंड रिसीव्ड इन UK फ्रॉम जर्मन कंपनी, आउट ऑफ दिस इनकम 9 लाख इज गिफ्टेड टू UNO। ये भी कोई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कहां आपने गिफ्ट किया। रिमेनिंग अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग आउट एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ये बात भी बेकार है, इनमें से किसी की जरूरत नहीं। तो डिविडेंड रिसीव्ड इन UK फ्रॉम जर्मन कंपनी, तो ये हो गई मेरी फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ROR के लिए टैक्सेबल, NR के लिए नॉट टैक्सेबल, और जो बीच में NOR आता है उसके लिए भी नॉट टैक्सेबल, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है। चलिए जी,
सैलरी ड्रॉन इन फ्रांस फॉर 1.5 मंथ्स फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन पेरिस। तो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो ये पेमेंट दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। और हमने आपको पढ़ाया था कि अगर सैलरी की पेमेंट इंडियन सिटीजन को भारत सरकार करेगी फॉर वर्किंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। तो ये मेरी बन जाएगी इंडियन इनकम, और मेरी इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। चेक कर लीजिए आप। अब आपने सैलरी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो सैलरी फ्रॉम यूएनओ एग्जेम्प्ट होती है, तो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगी। आगे पढ़िए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन श्रीलंका, तो हाउस प्रॉपर्टी श्रीलंका में है। रेंट रिसीव्ड इन श्रीलंका, रेमिटेड टू इंडिया इज इररेलेवेंट, ये काट दो। तो ये बना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका, रिसीव्ड इन श्रीलंका, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्स होगी, एनओआर को टैक्स भी नहीं होगी, एनआर को भी टैक्स नहीं होगी। पेंशन रिसीव्ड इन लंदन, सर्विसेज वाज रेंडर्ड इन इंडिया। जहां सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं, इनकम वहीं की होती है, तो ये बन गई इंडियन इनकम, तीनों को टैक्सेबल। ठीक है। तो बुक के अंदर बेटे कठिन से कठिन सिचुएशन को समझाया गया है, हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आइए जी, जो भी हमने आपको बताया था वो आंसर आपके नीचे बुक में दिया हुआ है। ठीक है। यूएनओ के रिगार्डिंग ये नोट दिया हुआ है कि यूएनओ से कोई अगर सैलरी मिलती है तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होती। बोलिए, हो गया? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देंगे। अब बेटे हम लोग अपनी नॉर्मल बुक पर चलते हैं, स्टूडेंट गाइड टू इनकम टैक्स। हमारी नॉर्मल बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पेज नंबर है 34। उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18 है और एक क्वेश्चन नंबर 19 है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। X, a foreign national, furnishes following particulars of his income for the previous year 2015-16। अब वो इंडियन नेशनल है या फॉरेन नेशनल है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो देखना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है। और बुक आपकी ये लास्ट में बता रही है कि यहां लिखा है कि डिटरमिन हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 if he is ROR, NOR और NR, यानी तीनों कॉलम बनाना है आपको। ठीक है। और इसके लिए बुक कह रही है कि ये देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया। और अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 90,000। अमाउंट दिख नहीं रहा तो मैंने लिख लिया इसका अमाउंट 90,000। इसका मतलब ये 90,000, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये 30,000 तीनों को टैक्सेबल होगा। और 60,000 जो है
वो ROR को टैक्सेबल होगा और इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन, फिर उसके दो पार्ट बनाएंगे, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया 30,000, तीनों को टैक्सेबल, 2/3 पार्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ROR को टैक्सेबल, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बुक से सॉल्यूशन भी खोल लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड लंदन 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये मेरी इंडियन इनकम हो गई और ये सभी को टैक्सेबल हो गई। बैलेंस 60,000 सिर्फ ROR को टैक्स होगी, इन दोनों को टैक्स नहीं होगी। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली, तो क्योंकि प्लांट एसेट सिचुएटेड इन इंडिया है तो ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई। तो जब ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया हो गई तो ये सभी के लिए टैक्सेबल हो गई। अब इसकी रिसिप्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी बात सभी बच्चे समझ गए हैं कि इनकम से जुड़े हुए दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्रूवल, एक होता है रिसिप्ट। अगर एक्रूवल इंडिया में हो गया रिसिप्ट को मत देखो, अगर रिसिप्ट इंडिया में हो गया एक्रूवल को मत देखो। ठीक है, तो एक्रूवल इंडिया में है इसीलिए ये इनकम इंडिया की इनकम है और ये तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड रिसीव्ड एंटायरली इन लंदन, ROR को टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों को टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड देयर, ROR को टैक्सेबल होगी, NOR और NR को टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन लंदन received there, half of which is used for meeting hostel expenditure of ex-son in England and remaining amount is later on remitted to India। तो बहुत लंबी स्टेटमेंट है, आपको कंफ्यूजन होगी, तो जो जो मेरे काम का नहीं है वो काटो। half of which is used for meeting hostel expenses, ये सारी बात मेरे काम की नहीं है, इसको हटाओ। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन लंदन रिसीव्ड देयर, तो ये सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों को टैक्सेबल नहीं होगी। डिविडेंड रिसीव्ड इन लंदन ऑन मई 6, 2015 फ्रॉम अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। बेटे जो कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है वो इंडियन कंपनी हो गई, इंडियन कंपनी से डिविडेंड लोगे एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तो इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल है। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल डिपॉजिटेड बाय टेनेंट इन फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक ऑपरेटिंग देयर, तो ये भी फॉरेन इनकम है, सिर्फ इसको टैक्स होगी, बाकी दोनों को टैक्स नहीं होगी। बैंक इंडियन है तो क्या हुआ, ब्रांच फॉरेन है। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी रिसीव्ड ऑन 20th September 2015 फ्रॉम अ फ्रेंड, 1/3 is received in India, remaining amount is received outside India, utilized for meeting expenses of ex-son in USA। इससे कोई मतलब नहीं है। इसके दो पार्ट कीजिए, जैसे पहली इनकम के दो पार्ट किए थे। 1/3 अमाउंट हो गया 3 लाख, और हमने आपको बता रखा है कि अगर आपको गिफ्ट मिलेगा
फ्रॉम नॉन रिलेटिव और वो 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 लाख आपने इंडिया में रिसीव किया तो ये हो गई इंडियन इनकम और ये तीनों को टैक्सेबल होगी। रिमेनिंग 6 लाख की इनकम केवल आरओआर को टैक्स होगी, एनआर और एनओआर को टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये तो हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब इसका सॉल्यूशन ये देखिए। ठीक है, और बस आपसे यही कहना है कि जितने भी बाकी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके, वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस मैंने पीछे छोड़ दिए हैं वो सब आपके लिए होमवर्क है, और आई कैन गारंटी कि अगर आप इन्हें बना लेंगे तो ये एग्जाम के क्वेश्चन से हार्ड हैं, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस इजी लगेंगे। 10 ईयर उठाइए और 10 ईयर में आप एग्जाम के क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे एग्जाम के क्वेश्चंस ना बने। ठीक है, चलिए, हमने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई, आगे प्रैक्टिस करना आपकी ड्यूटी है। जरूर बनेंगे, बनाइए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।